हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर देयर। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या म्यूचुअल फंड होता है और कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली होता क्या है? ये बेसिकली फंड्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि इन्वेस्टर्स कुछ पैसा लगाते हैं, तो फंड मैनेजर जो होते हैं वो पैसा कलेक्ट करके वो डिफरेंट डिफरेंट फंड्स में पैसा लगाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो स्टॉक्स में हो सकता है, वो बॉन्ड्स में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और भी कई प्रकार की चीजें होती है। तो यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है कि आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जैसा कि मान लीजिए आपने कोई स्टॉक को पिक करा, एग्जाम्पल ले लीजिए एशियन पेंट। आपने एशियन पेंट को अगर पिक करा, तो उसका अगर एक स्टॉक का प्राइस देखे तो अभी 3800 रुपीज है। तो अगर आपके पास मिनिमम 3800 रुपीज है, तभी आप वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आप डाइवर्सिफाई करके एशियन पेंट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मतलब मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर फंड है, उसमें एशियन पेंट भी है, आप उसके साथ साथ रिलायंस भी है, और भी कई सारे फंड है। तो उसमें आप 100 रुपीज अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, तो आपका जो एशियन पेंट में 1 रुपए जाएगा, आपका 1 रुपए रिलायंस में जाएगा, आपका 1 रुपए कोई दूसरे जो मतलब प्रॉपर जो आपका 100 रुपीज है, वो प्रॉपर जो बड़ी कंपनीज है सारी, वो सारी कंपनीज में प्रॉपरली डाइवर्सिफाई होके पैसा जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आप अ, जो रिस्क है उसका आपका कम हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए आपकी एक कंपनी फ्यूचर में डूब जाती है, तो आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पैसा है वो 50 से 100 कंपनीज में डाइवर्सिफाई हो रखा है। आप 100 रुपए भी लगा रहे हैं, तो आपका एक एक रुपए में सारा डाइवर्सिफाई हो रखा है, और यहाँ पे आप कम पैसे से भी इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं बड़े बड़े स्टॉक्स में। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। ये सबसे अच्छी चीज होती है म्यूचुअल फंड की। अब मान लीजिए, अब आगे की बात करें कि आपका कितना टर्म ओवर है, मतलब आप जैसे इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहते हैं। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो आपका फाइनेंशियल गोल्स, आपका रिस्क एपिटाइट, आपका मतलब आपका आगे का जो प्लानिंग क्या है उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट रहता है, और आपका बजट पे भी टोटली डिपेंडेंट रहता है। तो हर एक चीज आपको इसमें कंसिडर करके ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये नहीं कि आपने क्योंकि इसमें बहुत सारे फंड्स होते हैं, तो आपने अपने अपने जो फाइनेंशियल गोल है, आपने जो एक सेट कर रखा है चीजें, तो उसी के बेसिस पे आपको बहुत सारे फंड्स में सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। मान लीजिए आपको अभी लॉन्ग टर्म है, मतलब अब मान लीजिए आपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रखी है। तो अब रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रखी है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना जो पैसा है वो ज्यादातर इक्विटी इक्विटी फंड्स में लगा सकते हैं। तो आपके पास टाइम फ्रेम इतना ज्यादा है, तो आप रिस्क से भी बच जाते हैं, और आप अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट कर पाते हैं। अब मान लीजिए आपके पास टाइम फ्रेम कम है, तो आप डेब्ट फंड की तरफ या फिर लिक्विड फंड की तरफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि रिटर्न भी थोड़ा कम मिलता है, लेकिन आप मार्केट वॉलेटिलिटी से बच पाते हैं। अब डेब्ट और लिक्विड फंड बेसिकली होता क्या है? डेब्ट बेसिकली ये होते हैं कि जो आपको आपको पता होगा, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, आपको प्राइवेट बॉन्ड्स हो गए, जो आपको फिक्स रिटर्न देते हैं, तो उनमें भी प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका थोड़ा प्रॉपर डाइवर्सिफाई होकर शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे देते हैं, जो कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न होता है। तो आपको ऐसे कई सारे, जैसे अभी मैंने आपको ये पूरा टोटल म्यूचुअल फंड के बारे में बता दिया, आप अपने रिस्क एपिटाइट के बारे में के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको वो फंड के बारे में, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला म्यूचुअल फंड है वो आपका लार्ज कैप फंड। तो बेसिकली लार्ज कैप फंड क्या होता है? वो टॉप की जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज होती है, जैसे आपका रिलायंस हो गया, एशियन पेंट हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, आपका टाटा हो गया। तो ये जो सारी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं, वो बेसिकली लार्ज कैप फंड में आती हैं। तो लार्ज कैप फंड के जो अगर आप देखें, टॉप की 1 से लेकर 100 की जो कंपनीज होती है, वो उसको लार्ज कैप फंड माना जाता है। और इसमें जो ये जो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो लार्ज कैप रिलेटेड म्यूचुअल फंड होते हैं, उनको ब्लू चिप फंड भी कहा जाता है। तो उसमें अगर आप देखें, तो सेबी का एक गाइडलाइन रहता है। सेबी बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये ये
स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स इसको देख-रेख करते हैं, इनके देख-रेख में चीज़ें होती है। तो इन्होंने अपना प्रॉपर गाइडलाइन भी दे रखा है कि अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इनका जो फंड मैनेजर्स हैं, उनको 80% तक लार्ज कैप कंपनीज़ अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा और बाकी जो 20% है, वो अपना स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनीज़ या मिड कैप के शेयर्स रख सकते हैं। तो आप अगर इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपकी टॉप की 1 से लेकर 100 कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट रहता है। अब सेकंड पे आता है हमारा मिड कैप और मैं आपको बता दूं इसमें टाइम फ्रेम आप छोटे टाइम फ्रेम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो लार्ज कैप फंड है, क्योंकि लार्ज कैप फंड थोड़ा कम रिस्की होता है, क्योंकि आपके जो पैसा जो है इन्वेस्टमेंट वो डाइवर्सिफाई होता है बड़ी कंपनीज में, तो बड़ी कंपनीज के डूबने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और उसमें रिटर्न भी आपको थोड़ा कम मिलता है एज कम्पेयर टू अदर फंड्स जैसे मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया। सेकंड जो टाइप ऑफ पे बात करने वाले हैं वो है मिड कैप फंड। तो मिड कैप फंड कंपनी वैसे बेसिकली फंड वैसे होते हैं जो जो कंपनीज 101 से लेकर 250 के बीच में हो, वो मिड कैप कैटेगरी में कहा कहलाते हैं। तो मिड कैप बेसिकली क्या होता है कि फ्यूचर में बड़ी कंपनी होने के चांसेस रहते हैं। वो अभी मिडिल बेस कंपनी है, मतलब अभी वेल एस्टैब्लिश कंपनी है, फ्यूचर में लीडर बनने के चांसेस रहते हैं। तो वो बेसिकली मिड कैप कंपनीज कहलाते हैं। तो इनका अगर आप देखें तो इनमें जो ऑर्डर आ रखा है कि 65% तक मिनिमम मिड कैप में एलोकेशन होना चाहिए, बाकी के जो 35% आप किसी और में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फंड मैनेजर को। अगर आप कोई मिड कैप कैटेगरी चूज कर सकते हैं तो उसमें ये जो रहता है कि क्राइटेरिया कि 65% मिनिमम मिड कैप में इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। अब आपका यहाँ पे अगर टाइम होरिजन 7 से 10 साल है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप खुद रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। नंबर 3 में आता है हमारा स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड बेसिकली वो होता है जो 250 फर्स्ट से लेकर आगे की जितनी कंपनीज होती है वो सारी स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती है। तो 250 के वन के ऊपर अगर आप देखें 5000 कंपनीज या 6000 कंपनीज अभी अभी के टाइम में है, तो उससे ज्यादा भी आप हो सकती है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है तो फंड मैनेजर को थोड़ा ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 5000 6000 में से कंपनी में से सिलेक्ट करके आपको कुछ 50 100 कंपनी चूज करके रखना पड़ता है। लेकिन जो मिड कैप कैटेगरी हो गया, लार्ज कैप कैटेगरी हो गया, उसमें थोड़ा लिमिटेशन आ जाती है कि सिलेक्शन आप नहीं कर सकते। तो जैसा कि आप तभी आप देख पा रहे होंगे कि जो अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखें तो एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा थोड़ा होता है स्मॉल कैप फंड का, क्योंकि इसमें क्या है कि फंड मैनेजर अपना दिमाग लगा रहे हैं, खुद एनालिसिस करके अपने पोर्टफोलियो में फंड्स रख रहे हैं जो आपको फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो स्मॉल कैप फंड है ये बेसिकली छोटी कंपनीज में होता है। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। डेवलपिंग नेशन में आप देख पा रहे हैं कि जो छोटी कंपनीज है उनके पास हायर पोटेंशियल होता है आगे बढ़ने का। अब यूएसए में जाएंगे, ब्रिटेन में जाएंगे, वो एक डेवलप्ड नेशन है, वहां पे लार्ज कैप कंपनीज में थोड़ा पोटेंशियल रहता है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज में थोड़ा कम पोटेंशियल रहता है। तो ये एक चीज आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो 65% तक मिनिमम स्मॉल कैप में एलोकेट करना बहुत जरूरी होता है अगर आप कोई स्मॉल कैप फंड को सिलेक्ट करते हैं तो। नेक्स्ट होता है हमारा फोर्थ में आता है वो आपका फ्लेक्सी कैप फंड। बेसिकली इसमें फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होती है, नाम ही फ्लेक्सी है मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फंड मैनेजर अपने हिसाब से लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, उसके बाद आप कोई दूसरे डेप्ट हो गया या फिर कोई भी लिक्विड फंड हो गया, उसको अपने उसमें पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता है अपने हिसाब से। तो अपने हिसाब से वो अपना कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्क जो है वो टोटल डिपेंड करता है अपने फंड मैनेजर पे और आप कौन से फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद आता है आपका मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड बेसिकली इसमें अगर आप देखें तो सेबी की जो गाइडलाइन है उसमें लिखा है कि 25% तक का लार्ज कैप फंड एलोकेशन होना चाहिए और 25% तक का मिड कैप एलोकेशन होना चाहिए और 25% तक का स्मॉल कैप का एलोकेशन होना चाहिए। और बाकी जो 25% बचा वो आप किसी में भी कर सकते हैं, डेप्ट हो गया, कैश हो गया या फिर कुछ भी कर सकते हैं, गोल्ड वोल्ड जो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम होना जरूरी है। तो ये एक एक कैटेगरी हो गया मल्टी कैप फंड कैटेगरी। उसके बाद आपका आता है लार्ज कैप मिड कैप कैटेगरी। तो बेसिकली लार्ज कैप मिड कैप कैटेगरी क्या होता है, इसमें लार्ज कैप फंड और मिड कैप फंड लगभग आपका मिनिमम इक्वल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से लिखा है कि 35% तक का लार्ज कैप में एलोकेशन होना चाहिए और 35% तक का मिनिमम मिड कैप में होना चाहिए और बाकी के बचे जो 30% आप वो किसी में भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, जो कि ईएलएसएस उसे कहा जाता है। ईएलएसएस बेसिकली वो फंड होता है जो सेक्शन 80C के अंडर आता है, जो कि आपको टैक्स बेनिफिट दिलाता है। इसमें लॉक इन पीरियड्स होते हैं, मतलब 3 इयर्स या 4 इयर्स तक का आप लॉक
पीरियड होता है, इसमें आप पैसा निकाल नहीं सकते जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। 3 साल के बाद अब अगर आप उसमें पैसा निकाल पाएँगे, जितना रिटर्न मिलेगा आप ले सकते हैं। और अगर आपको कोई टैक्स लगता है तो आप इसमें यहाँ से टैक्स को अपना घटा सकते हैं, क्योंकि आप दिखा सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो मेरे टैक्स कम कर सकते हैं। तो ये जो है एक बेसिकली टैक्स सेविंग फंड है, और ये ज्यादातर लार्ज कैप फंड में ही लगाते हैं, मतलब जो बड़ी कंपनी, वेल एस्टैब्लिश कंपनी होती है, उसमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट होता है। इनको फ्लेक्सी कैप के फॉर्म में भी माना माना जा सकता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इनमें रहती है। उसके बाद आपका आता है वो है कॉन्ट्रा वैल्यू फंड। बेसिकली ये वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। वैल्यू, जो गुड्स वैल्यूज होती है उसी पे ये ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इस फंड में भी बहुत प्रकार के आपको फंड्स मिलते हैं, और इसमें कोई कैटेगरी नहीं होती। और इसके बाद होता है आपका फोकस फंड्स। फोकस फंड बेसिकली वो फंड्स होते हैं जिसमें पर्टिकुलरली फोकस किया जाता है कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में। इनमें मैक्सिमम आप 30 स्टॉक्स होते हैं, मतलब आप देखेंगे इन फंड में, और इनका फोकस जो रहता है वो 30 स्टॉक्स में एकदम कॉन्सेंट्रेट रहता है। मतलब उनका कॉन्सेंट्रेशन फुल वो 30 स्टॉक्स में ही रहता है, 30 स्टॉक्स अच्छा खासा रिटर्न देंगे तो आपको भी अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। उसके बाद होता है आपका डिविडेंड यील्ड फंड्स। बेसिकली ये मल्टी कैप फंड्स होता है जो हाई यील्ड स्टॉक से आपको रिटर्न भी दिलवाता है, प्लस आपको डिविडेंड भी दिलवाता है। तो ये जो फंड्स होते हैं ये भी आपको थोड़ा बहुत आप कंसिडर कर सकते हैं, अच्छा खासा रिटर्न मिलते हैं। उसके बाद आपका होता है वो है सेक्टरल फंड। सेक्टरल फंड बेसिकली आपका डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर हो गया। आईटी टेक्नोलॉजी बेसिकली सेम ही है, आपका हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, आपका फाइनेंशियल हो गया, आपका बैंकिंग हो गया। तो ऐसे कई सारे सेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये जो बेसिकली सेक्टर्स फंड है, ये सेक्टरल फंड में इनका 80% एलोकेशन होना बहुत जरूरी हो जाता है। अब इसके बाद हो गया थीमेटिक फंड्स। थीमेटिक फंड्स बेसिकली ये थीम बेसिक फंड्स है। तो ये आप देखेंगे तो ये बेसिकली जो इनका इन्वेस्टमेंट होता है बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी के स्टॉक्स में होता है, या फिर आप मान सकते हैं इनका जो कंज्यूमर ड्राइवन कंपनीज होती हैं, जो या फिर रूरल एरियाज के जो कंपनीज में फेमस कंपनीज होती हैं, मतलब एक पर्टिकुलर थीम के बेसिस के जो कंपनीज होती है उसमें आपका इनका इन्वेस्टमेंट होता है। वो भी इसमें भी सेबी ने बता रखा है कि 80% आपको मिनिमम थीम बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, बाकी 20% आप किसी में भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका हो गया बॉन्ड फंड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, ये बेसिकली वो फंड्स होते हैं जो आपको एक फिक्स रिटर्न दिलवाते हैं, और उसमें भी प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होता है। मतलब एग्जांपल ले लीजिए, आपका बजाज फाइनेंस है, वो अगर आपको रिटर्न दे रहा है 8 से 9% आपको रिटर्न दे रहा है, तो आपने उन उसमें मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना करके आपने एक ऐसा पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ले लिया जिसमें बहुत सारे बॉन्ड्स है। मतलब उसमें आपका बजाज फाइनेंस का भी बॉन्ड्स है, उसके बाद आपको गवर्नमेंट का भी कोई दूसरा बॉन्ड है, कोई दूसरा कंपनी भी जो फिक्स डिपॉजिट दिलवा रहा है, जो फिक्स रिटर्न दिलवा रहा है, उसका बॉन्ड है। तो आपका इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए फ्यूचर में आप जैसे एग्जांपल ले लीजिए सहारा में आप देखेंगे जब 10-15 साल पीछे जाएंगे, तो सहारा में सब लोग कूदे पड़े थे। मतलब सब बोलते थे कि यार इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपने मान लीजिए बजाज फाइनेंस में क्या, फ्यूचर में भगवान ना करे वो डूब जाए तो आपका सारा पैसा डूबने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस पर्टिकुलर बॉन्ड फंड्स में आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड स्कीम्स में। उसके बाद आता है आपका इंडेक्स फंड। बेसिकली ये बहुत ही फेमस म्यूचुअल फंड है। इंडेक्स फंड बेसिकली होते हैं टॉप की 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट। तो टॉप की 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट रहता है आपका पैसा। तो मान लीजिए अगर 50th नंबर वाला कंपनी 51 में आता है, तो 51 वाला 50 पे आ जाएगा। तो ऐसे चेंजेस अपने आप ही होते रहते हैं। तो ये जो टॉप की 50 कंपनीज रहती है, लॉन्ग रन में अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट रहते हैं तो आपको अगर देखिए 13 से 15% तक का इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न, कंपाउंड रिटर्न मिल ही जाता है। और उसके बाद आपका आता है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड बेसिकली ये होते हैं कि इसमें 50% तक का आपका, आप इसको हाइब्रिड फंड भी मान सकते हैं। बेसिकली इसमें 50% तक का डेप्ट होता है, 50% तक का आपका इक्विटीज होती है। तो डेप्ट बेसिकली क्या होता है कि आपको जैसे मैंने बता रखा है, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, आपके कुछ ऐसा जो फिक्स रिटर्न आपको दिलवा रहे हैं उस टाइप का बॉन्ड हो गया, तो ये सारे इसके डेप्ट के अंदर आते हैं। और अब दूसरा जो है 50% आपका लगता है लार्ज कैप फंड में, या फिर कोई इक्विटी में, जैसे स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड में, जो कि मिड कैप स्टॉक्स में वो सारे इन्वेस्टमेंट रहते हैं। उसके बाद हमारा आता है बेसिकली इनकम फंड्स। इनकम फंड्स बेसिकली इनकी मैच्योरिटी डेट बहुत ही कम होती है। आप इसमें क्योंकि शॉर्ट टर्म में इनकम चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में मुझे 4 से 5% तक रिटर्न मिल जाए एक महीने में, तो मैं खुश हूँ। तो आप ऐसे कई सारे इनकम रिलेटेड फंड्स भी देख सकते हैं।
उसके बाद हमारा आता है वो है इंटरनेशनल फंड। इंटरनेशनल मतलब ग्लोबल फंड, जिसमें आपको गूगल की कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसे बड़ी-बड़ी जो फॉरेन कंपनीज है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई होकर आपका इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद आपका आता है जो कि है ईटीएफ। ईटीएफ बेसिकली क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो बेसिकली ये एक टाइप का इंडेक्स फंड ही आप मान सकते हैं, दोनों सेम ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपका एनएसई बीएसई का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। लेकिन जब आप ईटीएफ में जाते हैं तो आपका एनएसई बीएसई से ही आप परचेस करते हैं, मतलब आप एक स्टॉक को ही परचेस कर रहे हैं, वो भी डाइवर्सिफाई हो रहा है, यहाँ पे भी डाइवर्सिफाई हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा माइनर डिफरेंसेस रह जाते हैं। इसका नाम भी एक्सचेंज है। दूसरी बात इसमें ये चीज होती है कि इसका एक्सचेंज नाम क्यों पड़ा। यहाँ पे क्या है कि आप सेलर है, तो अब एक बायर भी होना जरूरी है। तो यहाँ पे बायर होना भी जरूरी रहता है कि आप सेल कर रहे हो तो कोई परचेज कर रहा है। अगर बायर नहीं है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, कोई क्योंकि लिक्विडिटी का इशू हो जाएगा, आप सेल ही नहीं कर पाएंगे। तो वैसे इशू दूसरे म्यूचुअल फंड में नहीं आता है, तो इसको म्यूचुअल फंड थोड़ा कम मान के स्टॉक्स माना जाता है, लेकिन ये एक टाइप का म्यूचुअल फंड भी है, क्योंकि इसमें प्रॉपरली कंपोजर रहता है बहुत सारे फंड्स का, बहुत सारे स्टॉक्स का। तभी इसको म्यूचुअल फंड भी माना जाता है, इसको स्टॉक्स भी माना जाता है, दोनों माना जाता है। लेकिन जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो उसमें जैसे मैंने आपको उसमें बताया कि आपको सेलर भी होता है तो बायर भी होता है। लेकिन यहाँ पे आपको सेलर बायर का कोई पंगा नहीं होता। आपने जितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, आप इंस्टेंट वहां पे जब आपको पैसा चाहिए होगा, आपने प्रॉफिट बुक कर दिया है, प्रॉफिट आपको मिल चुका है, तो आप उसको सेल करके एग्जिट मार सकते हैं और पैसा अपने बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हैं। तो ज्यादा कोई इश्यू नहीं होता है, लेकिन इसमें थोड़ा ये इश्यू रहता है। तो ये ओवरऑल ये चीज है। लेकिन आप अब बोलेंगे कि यार ये चीज तुम अगर ये थोड़ा बेटर लग रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे लिक्विडिटी इशू नहीं है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं कोई चीज बता दूं, आपको टैक्स बेनिफिट ईटीएफ में थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन आपको म्यूचुअल फंड में अगर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा अनलेस आपने ईएलएसएस फंड में नहीं लगा रखा है। तो अगर आपने ईएलएसएस फंड में लगाया है तो आपको डेफिनेटली टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।